नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। अनादि टीवी के कार्यक्रम खास खबर खास नज़र में आपका स्वागत है। बात की शुरुआत कुछ फ्लैशबैक से। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी अभिनेत्री पर यह कमेंट करने वाले गुप्तेश्वर पांडे अब कमिटमेंट के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी का वर्तमान मुख्यमंत्री की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में आना यूं भी औपचारिकता पूरे करने वाला मामला ही रह गया था। बीते लंबे समय से पांडे लगातार किसी पुलिस अफसर की बजाय नेता की तरह ही बातें कर रहे थे और अब वो नेता हो गए हैं। पूरी उम्मीद है कि जेडीयू उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस के अफसरान का राजनीति में जाना नई बात नहीं है, लेकिन पांडे ने इसके लिए जिस तरह होमवर्क किया उससे साफ था कि इस रविवार के घटनाक्रम के लिए वो लंबे समय से खुद को तैयार कर रहे थे। पुलिस की नौकरी करने के साथ ही वो बीते करीब 1.5 साल से नीतीश कुमार सरकार के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बहुत अधिक सक्रिय रहे। तो चलिए, अवसर को भांपकर एक अफसर द्वारा खेला गया बड़ा दांव क्या रंग दिखा सकता है, इसकी पड़ताल करते हैं। तो इस रविवार बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। गुप्तेश्वर पांडे जो कि बिहार के डीजीपी थे, उन्होंने वीआरएस लिया। अगले साल फरवरी में उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और इसके साथ ही वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उन्हें बक्सर से नीतीश कुमार अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं। पांडे ब्राह्मण वर्ग से हैं और बक्सर में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो वोट वहाँ पर बहुत निर्णायक है। सन 1952 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2015 तक बक्सर सीट पर केवल और केवल ब्राह्मण उम्मीदवार जीता है। इसलिए नीतीश कुमार के इस खास अवसर के लिए इस सीट को मुफीद माना जा रहा है। पिछले चुनाव में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जो मिलकर लड़ा था, उसमें पहली बार एक यादव उम्मीदवार जीता था। अब यदि वहाँ से गुप्तेश्वर पांडे उतर जाते हैं तो वाकई एक बहुत टफ मुकाबला होने की उम्मीद होगी और मुकाबला रोचक भी होगा। गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ ही समय में नीतीश कुमार का भरोसा जिस तरीके से जीता, ये वास्तव में एक बड़ी कमाल की बात थी। उन्होंने अपने आप को नीतीश सरकार के लिए ऐसा समर्पित करके रखा था कि कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती थी उनको देखने और सुनने में कि राज्य के डीजीपी हैं या सरकार के प्रवक्ता। और उसके बाद से ही माना जाने लगा था, इस तरीके की लगातार होती घटनाओं के बाद से, कि किसी भी समय गुप्तेश्वर पांडे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, बहुत बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने। डीजीपी का पद वो भी 3-4 महीने पहले छोड़ देना, वीआरएस ले लेना, उसके बाद राजनीति में जाना, ये सब अपने आप में बड़े जोखिम वाले मामले होते हैं। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे का मामला थोड़ा सा अलग था। अब आप देखिए कि कोई राजनीतिक पारी की शुरुआत के लिए कितनी अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकता है। ये बात इस गुप्तेश्वर पांडे वाले एपिसोड से ऐसे क्लियर है कि जब विकास दुबे का कांड हुआ था कानपुर में, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, उसका तो फरार था, तभी माना जा रहा था कि विकास पांडे हो सकता है कि बिहार में शरण लेने के लिए पहुंच जाए। तो जब मीडिया ने गुप्तेश्वर पांडे से, जो उस समय डीजीपी थे, इस बारे में बात की, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो किसी पुलिस वाले का कम किसी पॉलिटिशियन का ज़्यादा दिख रहा था। तो आप खुद सुनिए वो पुरानी बाइट, जिसमें गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी रहते हुए किस तरीके से पुलिस के अफसर से हटकर वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। कितने शर्म और अफसोस की बात है कि ऐसे पेशेवर हत्यारे जो 8 पुलिसकर्मियों को, बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? और एक देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा।
ये शर्म की बात है। यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी कि नहीं? आप शासन को कमजोर कर रहे हैं, आप सरकार को कमजोर कर रहे हैं, आप पुलिस को कमजोर कर रहे हैं। शेर है ये, नपुंसक भी किसी को गोली मार सकता है। तो हमारे 8 पुलिसकर्मी जो गए थे यूपी में, उसके यहां घर छपा, उसकी गिरफ्तारी, वो चूहे थे। वो मारने वाला नपुंसक, गोली चलाने वाला, वो शेर हो गया अपराधी। तो आए, शेर का शिकार कैसे होता है बिहार में उसको बताया जाएगा। अगर ये ऐसे ही अपराधी शेर हैं तो भगत सिंह कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अब्दुल हमीद कौन थे? अशफाकुल्ला कौन थे? अरे शेर होता है जो वतन के लिए शहीद होता है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। शेर होता है जो वतन के लिए शहीद होता है, समाज के लिए शहीद होता है। और इनके साथ ही भगत सिंह, सुखदेव और तमाम लोगों की याद करते हुए उस समय के डीजीपी ने जिस तरीके से बातें की, उससे क्या साफ समझ में नहीं आता कि वे अपने आप को किसी जनप्रतिनिधि, किसी जनता के प्रतिनिधि, किसी नेता की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। और ख़ास बात ये भी है कि एक ब्राह्मण होते हुए उन्होंने इस बात का सख्त तरीके से विरोध किया कि विकास दुबे को इसलिए हीरो कहा जाए क्योंकि ब्राह्मण था। बिहार में, जैसा कि सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तरह जातिगत राजनीति का बहुत तगड़ा खेल चलता है। और इसे कथन के ज़रिए गुप्तेश्वर पांडे ने, और हम आपको याद दिला दें कि बात उन्होंने तब कही थी जब ये तेज़ी से साफ होता चला जा रहा था कि किसी भी समय वो राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते। तो उन्होंने इसे कथन के ज़रिए कि भाई बड़ी शर्म की बात है, विकास दुबे को ब्राह्मण बताकर उसको हीरो बताया जा रहा है, ये कहकर गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी एक छवि पेश करने की कोशिश की थी कि वे जात पात से ऊपर हैं। और चुनाव के दौरान इस तरीके की छवि का उम्मीदवार को अक्सर सहारा लेना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर उन्हें बक्सर में उम्मीदवार बनाया जाता है तो ब्राह्मण वोट तो स्वाभाविक रूप से उनको मिलने ही है, क्योंकि ब्राह्मण वोट का वहाँ पर ध्रुवीकरण होता है, एक होकर वो पढ़ते हैं। लेकिन इस कथन के ज़रिए बहुत मुमकिन है कि पांडे ने कोशिश की हो कि यदि बक्सर से उनकी उम्मीदवारी होती है तो वहाँ अन्य वर्गों के लोगों का भी उनको टिकट मिल सके। लव कुमार मिश्रा जी बिहार में वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और देश के कई हिस्सों में पत्रकारिता का लंबा अनुभव हासिल किया है। हमने इस मसले पर उनसे बात की और ख़ास तौर से हमने 2 चीज़ें उनसे पूछना चाहिए कि क्या अब सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता थे, जिनकी मौत के मामले को लेकर पांडे जी जो हैं वो महाराष्ट्र की, ख़ासतौर से मुंबई की पुलिस से बुरी तरीके से उलझ गए थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत केस गुप्तेश्वर पांडे की सियासी पारी के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में एक इशू बन सकता है? खुद सुनिए लव कुमार मिश्रा जी का इस बारे में क्या कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनमें अपना बहुत ही सक्षम और आज्ञाकारी अफसर पाया था। पिछले 1.5 साल से गुप्तेश्वर पांडे विभिन्न गांवों में, विभिन्न जिलाओं में घूम कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के अभियान, दहेज विरोधी अभियान, बाल विवाह विरोधी अभियान का खुद प्रचार करते थे। वो गांव में सभा लेते थे, स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे। और पिछले 1.5 साल से उनका जो एक रूप था, एक पॉलिसिंग के अलावा एक पॉलिटिशियन का भी रूप, एक कैंपेनर का भी रूप था, जिसका कल उनको फ़ायदा मिला। दूसरी बात, गुप्तेश्वर पांडे इधर हाल में ज़्यादा फेमस हो गए थे 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर, जब उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस, विशेषकर बॉम्बे पुलिस के अगेंस्ट में कुछ बोला था। उन्होंने बिहार के पुलिस अफसरों को भी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए भेजा था। संजय राउत जो शिवसेना के महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने भी बिहार पुलिस पे कुछ कटाक्ष किया था, जिसका राजनीतिक जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया था, गुप्तेश्वर पांडे नहीं दिया था, और रिया चक्रवर्ती को उनके औकात में रहने की बात कही थी। रही बात सुशांत सिंह राजपूत एक चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा और कला प्रकोष्ठ ने इसे मुद्दा बना ही दिया है। इसके अध्यक्ष के अनुसार 70 जगहों पर इनकी गाड़ियां घूम रही है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।
राज्य के जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत एक इमोशनल इशू है बिहार के लिए, इसलिए शायद मुझे लगता है कि चुनाव में पर्टिकुलरली जो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र में 50-60 जहाँ राजपूतों का वोट डिसाइसिव होगा, सुशांत सिंह राजपूत को पॉलिटिकली काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो बिहार में ये जो राजनीतिक जमावट है वो काफ़ी समय से चल रही थी और ये कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस ने वहाँ पर एक नया चैप्टर जोड़ दिया। 70 गाड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी की, जिनके साथ अलायंस है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का, वो घूम रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्रों में, जहाँ पर के सुशांत सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी मौत को लेकर महाराष्ट्र पर कटाक्ष किए गए हैं, मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। और इसी सब के बीच में सुशांत सिंह मामले को लेकर एक राज्य की सरकार से सीधे सीधे भिड़ जाने वाले गुप्तेश्वर पांडे की राजनीति में एंट्री होगी। और लव कुमार मिश्रा जी का वाक्य आप ध्यान से सुनिए कि महाराष्ट्र के जो सांसद हैं, महाराष्ट्र से शिवसेना के संजय राउत, जब उन्होंने बिहार की पुलिस पर कटाक्ष किया, राजनीतिक कटाक्ष किया, तो उसका जवाब नीतीश कुमार की बजाय गुप्तेश्वर पांडे ने दिया था। मतलब ये सियासी इमला सीख चुके थे और उसके बाद अब बाकायदा उन्होंने इस दिशा में आगे की तरफ कदम बढ़ा लिया है। सब तरफ से इस तरीके की घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी ने भी अपने रिटायरमेंट के बाद में राजनीति के क्षेत्र में हाथ आजमाया था। सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार। शायद किसी वजह से त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो त्रिपाठी जी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश के हमारे साथ फ़ोन लाइन पर फिर से जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर। एक हम आपका तजुर्बा ये जानना चाहते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार के जो डीजीपी रहे हैं, पूर्व डीजीपी, उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे जी ने वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। मध्य प्रदेश के डीजीपी की सफल पारी के बाद में, लोकप्रिय पारी के बाद में आपने भी राजनीति का रास्ता अपनाया था। हम सिर्फ ये एक अनुभव सर आपका जानना चाहते हैं कि एक बहुत ही अनुशासित जीवन बिताने के बाद में, पुलिस की नौकरी काफ़ी अनुशासन, सख्ती और मेहनत का पर्याय मानी जाती है, उसके बाद में राजनीति की डगर पर जब पांव रखे जाते हैं तो किस तरीके की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उनके अनुरूप अपने आप को कैसे ढाला जाता है? देखिए, पांडे जी एक्टिव फील्ड के बाद तत्काल राजनीति में जा रहे हैं और वो राजनीति को सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं। मैं रिटायर होने के करीब 8 साल बाद पार्टी में एक मैं गया था केवल ये करने के लिए कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं, किसी का भला कर सकूं, कोई किसी लोगों का कुछ। लेकिन मैं देखा जब कि राजनीतिक दलों में केवल पद की होड़ रहती है। मैंने कोई पद नहीं मांगा, न मैंने कोई पद लिया, न मैंने कोई चुनाव की कभी इच्छा की है। तो मेरा अनुभव दूसरा है। राजनीतिक दल में नेचुरली जिसको पद चाहिए उसको जाना चाहिए और जाके अपना कार्य क्षमता के अनुसार और अपनी दक्षता के अनुसार उसमें स्थान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मेरा उद्देश्य मतलब कोई चुनाव लड़ना भी नहीं था, न कोई पद पाना था। ये मैंने स्पष्ट कहा था। मैं तो केवल अनुभव करना चाहता था कि राजनीतिक दल का काम कैसा है, क्या वास्तव में वो कुछ भला करना चाहते हैं या अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं गया था। सर, इस ये जो एक भाव जो निराशा को उपजना स्वाभाविक, ऐसी परिस्थितियों में जिस तरीके से आपने 8 साल पूरे अपने आप को सारी चीज़ों से दूर रखा, 8 साल बाद आपने, जैसा आपने अभी बताया कि सेवा के लिहाज से, पद के लिहाज से नहीं, आपने राजनीति की तरफ का रुख किया था। ये किस तरीके के अनुभव होते हैं जो हमें हमेशा के लिए क्या किसी व्यक्ति को राजनीति से दूर कर सकते हैं, या ये अनुभव ऐसे होते हैं जिनके बाद हम इस बात की कोशिश करें कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी आजमा कर देख लें, शायद उसमें अच्छा काम करने वालों की कदर हो? देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि आदमी क्या चाहता है। और उसमें देखिए, राजनीति के लिए है तो फिर राज के लिए नीति करना है तो दूसरी बात है, नीति के लिए राज करना है तो वो दूसरी बात है। तो जब राज और पद के लिए करना है तो ठीक है, पद मिलेगा, उसी में सफल मान लो के सार्थकता मानते हैं उसको, करने दीजिए उनको।
मेरा सर आपसे आखिरी सवाल था कि राजनीति को सेवा का माध्यम लोग कहते हैं। ये भी माना जाता है कि यदि अच्छी पुलिसिंग हो, बहुत अच्छी पुलिसिंग निभाई जाए तो वो भी समाज सेवा का बहुत बड़ा जरिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप इतने अहम पद से आपने रिटायरमेंट के बाद 8 साल तक अपने आप को दूर रखा, उसके बाद ऐसा क्यों नहीं होता कि आप लोगों के अनुभवों का सरकारें खुद आगे आकर या पॉलिटिकल पार्टीज आगे आकर खुद लाभ क्यों नहीं लेती हैं? आवाज नहीं सारी, और क्या बोलना चाहते हैं आप? पास बोली जरा, थोड़ा आवाज जो। जी जी, मेरे सर ये था कि आप जिस पद से रिटायर हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए, वो तो बड़ी बड़ी बात करती हैं समाज सुधार की, लोगों के बीच में सुधार की, तो आप जैसे लोगों की सेवाओं का पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद आगे आकर क्यों नहीं फ़ायदा उठाती हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने तो मुझे ऑफर किया था रिटायरमेंट के बाद भी, और लगातार करते, लेकिन मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी वो जो उसमें था उसमें मैं जाना नहीं चाहता था, और मैं किसी पॉलिटिकल ऐसी पार्टी में जाना था जिसका राज यहाँ पे है। मैं तो गया था बीएसपी में, क्योंकि देखना चाह रहा था कि उनकी क्या वास्तव में दलितों की कुछ राजनीति है, दलितों के लिए कुछ भला हो सकता है क्या, मैं इसलिए वहाँ गया था। मैं जानता जो सत्ता की राजनीति मध्य में करते हैं कांग्रेस और अपना बीजेपी में, उनमें नहीं गया। मुझे ऑफर था पार्टीज का, लेकिन मैं पार्टी में जाने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने 8 साल तक वो रजिस्ट किया, उसके बाद तो मैं गया था थोड़ा देखने। मैंने कहा चलो देखें भाई, कुछ दलितों का इनका कुछ काम हो सके तो करें, लेकिन मैंने देखा उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ भी दी थी। जी जी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, पूर्व डीजीपी सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी को, जिनका ये कहना है कि राजनीति में वो गए किसी और मकसद से थे, वो सेवा करने के लिहाज से गए थे। उनकी इस बात की कोशिश थी कि दलितों के लिए, शोषितों के लिए कुछ काम कर सकें। यही वजह रही कि उन्होंने इस राज्य की जो 2 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जाने की बजाय बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा। अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस तरीके का माहौल नहीं मिल सका सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी को, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी, और इसके चलते उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। यहीं पर फिर से बात जुड़ती है गुप्तेश्वर पांडे को, क्योंकि देखिए सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी ने 8 साल का लंबा वक्त बिताने के बाद राजनीति की तरफ मुख किया, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले नौकरी को छोड़कर राजनीति का रुख किया। और जाहिर सी बात है, जैसा हमने पहले भी कहा था, जैसा लव कुमार मिश्रा जी ने भी कहा, कि उनकी चुनावी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। काफ़ी पहले से वो एक तरीके से सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे थे। वैसे भी आला अफसरों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। इसके बहुत बड़े, बहुत सफल उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति बहुत सक्रिय है। अजीत जोगी का नाम लिया जा सकता है। जोगी कलेक्टर थे, आईएएस थे, लेकिन उन्होंने इस अपने पद को छोड़कर, अपनी सर्विस को छोड़कर राजनीति का रुख किया और सफलता दर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आखिरकार वो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो आला अफसर थे, आईएएस ऑफिसर थे भागीरथ प्रसाद, जिन्होंने बाद में राजनीति की तरफ अपने आप को मोड़ा और वे सांसद बने थे यहाँ से। इस तरीके से बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गुप्तेश्वर पांडे अकेले इसके उदाहरण नहीं है। अब मध्य प्रदेश के अगर फिर से रुख करें तो रुस्तम सिंह आपको याद होंगे, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। वो राजनीति में जब आए तो उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्री जैसा पद भी दिया गया। तो होता यह है कि जो अपनी सर्विस पीरियड के दौरान कई लोग अपने अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पालते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके भीतर एक सेवा का भाव रहता है, और इनसे हटकर कोई एक ऐसे होते हैं जिनका मानना रहता है कि सारी ज़िंदगी सक्रिय नौकरी करने के बाद, क्योंकि आईएएस आईपीएस की नौकरी बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब माना जाता है, बहुत ज़्यादा लगातार काम करने के घंटे उसमें देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग, अपना शरीर, अपना सब कुछ उसमें खपाना पड़ता है। तो उसके बाद में उनको लगता है कि जब एक शानदार करियर ख़त्म कर ले तो उसके बाद उनको लगता है कि ये एक्टिवनेस जो सारी ज़िंदगी दिखाई थी उसे अभी किसी और फील्ड में भी दिखाया जाना चाहिए, और उसके पॉजिटिव परिणाम भी सामने आते हैं। क्योंकि राजनीति में ख़ास तौर से जो लोग बात करते हैं कि भाई इसमें एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए प्रत्याशियों की, इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय की जाए कि चुनाव कौन लोग लड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों की डिमांड को, ऐसे लोगों की इस मांग को, ऐसे लोगों के इस मुतालबे को
तो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे हुए, अजीत जोगी हुए, रुस्तम सिंह हुए, भगीरथ प्रसाद हुए, इस तरीके के तमाम लोग इस मायने में तो कम से कम सही साबित करते हैं कि राजनीति की तरफ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए, बहुत ज़्यादा अनुभवी लोगों का भी ध्यान जा रहा है। तो अब जब हम बात करते हैं बिहार के चुनाव की, नीतीश कुमार ने जातिगत गणित से सुशांत सिंह राजपूत का मामला पहले उठा दिया था। ब्राह्मण वोट की तरफ से अब उनके लिए गुप्तेश्वर पांडे बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार ने इन दो चीज़ों के लेकर अब थोड़े आगे की तरफ पहल कर ली है। जैसा कि बताया गया कि भाई सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड वहाँ पर एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। इसके साथ ही जो गुप्तेश्वर पांडे, उनके जाने से बक्सर का जो इलाका है वहाँ पर ब्राह्मण वोट एक होने की संभावना, और इसका एक असर ये भी हो सकता है कि एक राज्य के जो आदमी जो एक हीरो बन गया था, खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बिल्कुल रॉबिन हुड टाइप की जिस आदमी की इमेज हो गई थी गुप्तेश्वर पांडे की, उसे तवज्जो देकर नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को एक इमोशनली मोटिवेट करने की कोशिश भी की है अपनी पार्टी के पक्ष में, उसे इमोशनली एकजुट करने की कोशिश भी की है कि आप ये देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, ये वो व्यक्ति है जिसने राज्य के एक युवा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए एक प्रदेश की सरकार से टकराने में कोई इसने हिचक नहीं की, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। उस आदमी को हमने अपनी पार्टी में जगह दी है, उस आदमी को हमने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इसका बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज जाता है, और ख़ासतौर से बिहार के संदर्भ में बात इमोशनल की और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि वहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने लालू यादव की मदद से उस चुनाव को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया था, इज्जत से जोड़ दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तब ये कहा था कि बिहार का डीएनए ये लोग ख़राब कर रहे हैं, लालू और नीतीश कुमार। और जवाब में नीतीश कुमार और लालू ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर सवालिया निशान लगाए हैं। उसका असर ये हुआ कि हज़ारों लोगों ने अपने ब्लड के सैंपल प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिए थे, ये बताने के लिए कि उनके डीएनए में किसी किस्म का खोट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट था, बहुत बड़ा इमोशनल टच उसको दे दिया लालू और नीतीश ने मिलकर, और उसकी बहुत बड़ी वजह रही कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एनडीए की सरकार नहीं बनवा सके थे। तो अब आगे की तरफ जो थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ती हैं, हमने ब्राह्मण मतदाता की बात की बिहार के, हमने वहाँ का जो दूसरा ठाकुर मतदाता है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामलों के ज़रिए उसको भी अपनी तरफ करने की कोशिश की। अब बचता है एक बहुत बड़ा चैलेंज, और वो है दलित वोट, अल्पसंख्यक वोट भी उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा और ही देखने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक अल्पसंख्यक पसंद नेता के रूप में भी बनाई है। बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि वो इफ्तार पार्टी में गए और उन्होंने वो वाली टोपी पहनी जो इस्लामिक मत को मानने वाले पहनना पसंद करते हैं, या उन्होंने हरे रंग का दोशाला उड़ा। बात ये भी है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का 2014 के चुनाव में ये कहते हुए विरोध किया था कि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये बात सच है कि बाद में नीतीश अपने राजनीतिक कारणों के चलते वापस एनडीए के साथ आ गए, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए, और उन्होंने कई मसलों पर, नोटबंदी जैसे मसले पर भी नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया। लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता के विषय पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का खुलकर विरोध किया है। जाहिर सी बात है, इस एक चीज़ के लिए अल्पसंख्यकों का कम से कम वो वर्ग, और जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, नीतीश कुमार को सराहेगा, उनके पीछे आना चाहेगा, जो इस बात को मानता है कि समान नागरिक संहिता या सीए जैसी जो चीज़ें हैं उनको लेकर उनके हितों के कुठाराघात किया जा रहा था। और उस समय जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनमें नीतीश कुमार एक थे। अब बचे दलित वोट, जो कि ज़्यादातर माना जाता है कि लालू यादव की पार्टी में जाते हैं। लालू यादव का एक फार्मूला चलता है, माई मुस्लिम और यादव कम्युनिटी के वोट लेने में वो बड़े माहिर माने जाते रहे। इन दो कम्युनिटीज़ को एक करके वो उनके वोट, थोकबंद वोट अपनी पार्टी को दिलवाने में, राष्ट्रीय जनता दल को दिलवाने में बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, नीतीश कुमार ने एक मौके का और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। उन्होंने लालू यादव के समधी, लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं, उनके तेज प्रताप यादव जो हैं, उनके ससुर चंद्रिका राय को जनता दल यूनाइटेड से जोड़ लिया है।
अब राय जो हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर तो रखते ही हैं। दलित तबके में राजनेता रहे हैं, घुटे हुए राजनेता रहे हैं, कई क्षेत्रों में काफ़ी उनका प्रभाव है। तो इसे कोशिश के ज़रिए, क्योंकि जो चंद्रिका राय थे उनकी बेटी ऐश्वर्या का अपने पति तेज प्रताप से संबंध नहीं निभ सका, वो दोनों अलग हो गए। तेज प्रताप ने पत्नी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, पत्नी ने उस पर आरोप लगाया और उसका हुआ ये कि इस मामले में नीतीश ने लपकते हुए सारी चीज़ें लालू के समधी को तोड़कर अपने खेमे में कर लिया। तो लालू यादव का जो कैंप है उससे भी कुछ दलित वोटों का नुकसान हो सकता है। तो गुप्तेश्वर पांडे के ज़रिए नीतीश कुमार ने राजनीति में एक और बहुत बड़ी कोशिश की है। इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में चुनाव होने तक इस तरीके के और भी बड़े, रोचक और चौंका देने वाले घटनाक्रम लगातार सामने आ सकते हैं। अब आज का कार्यक्रम खत्म करने की इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।